नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके साथ हाजिर हूँ पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के चौथे लेक्चर में। तो जैसा कि अब तो आपके साथ काफी वैकेंसीज लगी हुई हैं, आपके टेट और सीटेट की भी परीक्षाएं लगी हुई हैं, साथ में यूपीएसआई का डेट भी अनाउंस हो गया। और आप जानते हैं कि यूपीएसआई की परीक्षा में पॉलिटी का कितना महत्व है। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अगर देखे जाए तो लगभग 22 से 24 क्वेश्चन होते हैं जो संविधान से आने हैं, और परीक्षा की डेट भी नजदीक आ गई है। तो चलिए, मैं आपकी जितनी मदद कर सकूंगा संविधान को लेकर के वो पूरी की जाएगी। और इतना ही नहीं, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ तैयार है कि टेट की परीक्षाओं के लिए भी लगातार मैराथन चलेंगे लगभग 10 दिन तक, और ऐसे ही जीडी की परीक्षा के लिए भी लगातार प्रीवियस ईयर के सेट चलेंगे। लगातार आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके आ पाए। और जो आपकी ज्योग्राफी चल रही है, जो आपकी पॉलिटी चल रही है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है जो आपको शाम को 8 बजे उपलब्ध होगी। तो पिछले 8 महीनों के करंट अफेयर्स भी आपके लिए आपके इसी चैनल पे उपलब्ध होंगे। और सबसे बड़ी बात की करंट अफेयर्स में वो आपको सारे के सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं जितने की किताबों में होता है, बल्कि हम आपके लिए उसको जो इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनकी अपेक्षाएं ज्यादा है परीक्षा में आने के लिए, उन सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। आप देख सकते हैं एक जो वीडियो है वो कल जा चुका है, तो आप उसे जाकर के देखिए। आप कंटेंट को देखते ही आपको ठीक लगेगा, और जब आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो निश्चित ही आप उसे फॉलो करेंगे। और अगर फॉलो आप करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा लगने पर शेयर भी करेंगे। जो भी हो, आप जरूर जाकर के एक बार करंट अफेयर्स की सीरीज देखें। शशिकांत सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितने महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी के लिए खुशखबरी ये भी है जो जीडी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कि आपके लिए प्रिंस सर जो है वो लगातार एक सीरीज लेके आ रहे हैं 1 नवंबर से। तो आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर से ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ये जीडी टेट की जो वैकेंसीज हैं दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। और आप इसमें देख सकते हैं कि 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और 1 नवंबर से लगातार क्लासेस चलेंगी आपके पेपर्स के लिए। तो ये प्रीवियस ईयर के होंगे पेपर्स, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट होंगे जो प्रिंसर ने डिजाइन कर रखे हैं, और आपको रोज मॉडल पेपर हल करवाया जाएगा, ठीक है। कुल जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आने हैं उन सभी को अच्छे से आप टैकल कर पाएंगे। तो जरूर जुड़े इस सीरीज से। और आपको कितने लोग ऐसे हैं जो इस सीरीज का वेट कर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा था कि ऐसी सीरीज आनी चाहिए ताकि हमारी जो मैथ्स का सेशन हो, जो वहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, वो आपको मिल सके और आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो अब वेट ओवर हो चुका है और आपके लिए जो है ये सीरीज प्रिंसर लेकर के 1 नवंबर से हाजिर होगी, ठीक है। समय जो होगा वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। और आपको वीडियोस जैसे ही, मतलब एक टाइम 1 नवंबर को ही डिसाइड हो जाएगा, या हम उसके पहले एक दिन का लाइव सेशन करके आपको बताएंगे कि कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इतना ही नहीं, वो बच्चे जो हम लोग के साथ ऑफलाइन बैचेस में पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन बैचेस में भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऑफलाइन बैचेस जो है वो एसएससी के और जो एसएससी जीडी टेट और सुपर टेट के नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो ऑफलाइन सेंटर्स में कुंडा, ऊंचाहाल और लाल गोपालगंज, जहां के भी आप विद्यार्थी हैं, जहां से आपका सेंटर नजदीक पड़ता हो, आप वहां पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हम लोग अपने सेशन में, आज हमारा ये चौथा लेक्चर है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे संविधान के बारे में, और हम लोग संसद पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग संसद के ही बारे में आगे की जानकारी आपको देंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको सेशन में संसद के बारे में कितनी चीजें बता दी थी, काफी चीजें बता दी थी इस बात से कि संसद होती क्या है, राष्ट्रपति उसके अभिन्न अंग कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। इसके अलावा हमने आपसे डिस्कस कर दिया था कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, ठीक है। लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है, और राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है, योग्यता क्या होती है। तो जितनी भी लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े हुए प्रश्न आपके बनते थे वो हमने आपसे 3 वीडियोस में डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा हुआ है तो आप पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर क्वालिटी अपडेटेड ऐसे करके लिखा हुआ है, एक सीरीज बनी हुई है, वहां पे उसे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने पहले वीडियो से हमें फॉलो किया है तो निश्चित ही चीजें बहुत ही आसान लग रही होगी। आज की कहानी स्टार्ट होती है 4th लेक्चर, और
और हमने चूंकि आपको काफी बातें बता दी है किसके बारे में, सदन के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। तो आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे या हम आप डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में कुछ और चीजें। जैसे कि पहला टॉपिक आप देख रहे हैं, हम लोग बात करेंगे दोहरी सदस्यता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ ये दोहरी सदस्यता होती क्या है। तो अगर दोहरी सदस्यता की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो संसद होती है, ठीक है, जिसमें दो सदन है, एक तो आपका लोकसभा है और आपका ये जो है राज्यसभा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो एक साथ दोनों सदन के चुनाव जीत जाता है, मतलब कि लोकसभा का भी चुनाव जीत जाता है और राज्यसभा का भी चुनाव जीत जाता है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य होगा, उसे किसी एक सदन को चुनना पड़ेगा और किसी एक सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे आपसे। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कोई एक सीट केंद्र का जीत ले और विधानमंडल की बात कर लेते हैं, मतलब राज्यों में जो विधानमंडल होती है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि विधानमंडल में भी जैसे विधानसभा और कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं या हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है कि एक साथ वो दोनों सदनों के चुनाव जीत जाए, तो एक राज्य की सीट उसको मिल जाए और एक जो है वो केंद्र की सीट मिल जाए। तो अब यहां पे उसे निर्धारित करना पड़ेगा कि वो कौन सी सीट पे वो क्या कहते हैं सेवा देना चाहता है। अगर मान लीजिए वो निर्धारित नहीं करता है तो कौन सी सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति अंततः तो रह तो एक ही का पाएगा ना। तो हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। शर्त नंबर 3 ये है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो ऑलरेडी लोकसभा का सदस्य है अथवा ऑलरेडी विधानसभा का सदस्य है, कुछ भी मान लीजिए, और वो एक का सदस्य है और उसने दूसरा चुनाव लड़ लिया, मतलब कि राज्यसभा मान लीजिए लड़ ली, तो ऑलरेडी एक का सदस्य है और दूसरे चुनाव को लड़ लेगा, तो कौन सी सीट खत्म होगी या कौन सी सीट पर उसको काम करने को मिलेगा। ये 3 शर्तें हैं जिससे कि दोहरी जो सदस्यता होती है उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी हम आपको ये डिस्कस करके एक एक चीजें समझाते हैं। आपको अगर कोई डाउट बनता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, डबल मेंबरशिप, मतलब कि दोहरी सदस्यता के बारे में। तो अगर हम दोहरी सदस्यता की बात करें तो सबसे पहली बात क्या कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों से चुन लिया जाए, मतलब कि वो कहीं का सदस्य नहीं है बल्कि वो एक साथ दोनों सदनों के इलेक्शन जीत जाए। तो अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों से चुनाव जीत जाए तो भैया 10 दिन के अंदर उसे ये बताना पड़ेगा कि वो किस सदन को सर्व करना चाहता है, मतलब किस सदन में अपनी सेवा देना चाहता है। वो राज्यसभा में देना चाहता है या लोकसभा में देना चाहता है, ये बात उसे कितने दिनों में बताना पड़ेगा, 10 दिनों के अंदर बताना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, 10 दिन के अंदर अपने निर्णय नहीं लेता है, तो उसकी जो राज्यसभा की सीट होगी ना वो रद्द हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी। तो वो आदमी कहां सर्विस देना पड़ेगा, उसको लोकसभा में ही सर्विस देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है वो संसद के दोनों सदनों में जीत चुका है, तो अगर वो राज्यसभा को सर्व करना चाहता है तो बताए 10 दिन के अंदर कि मैं लोकसभा में सर्विस नहीं दूंगा बल्कि मैं राज्यसभा में सर्विस दूंगा, तो उसको राज्यसभा मिल जाएगी। लेकिन अगर वह 10 दिनों में यह जानकारी ना दे, 10 दिनों में वह यह जानकारी अगर ना दे, तो इसका मतलब है कि उसकी राज्यसभा की सीट रद्द हो जाएगी और फिर उसे लोकसभा में सेवा देना पड़ेगा। ये कंडीशन नंबर 1 होगी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलो शर्त नंबर 2 पे बात करते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो एक ही सदन के 2 सीटों पर चुनाव लड़ ले। सुना होगा आपने कई बार कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे अब राहुल गांधी जी के बारे में बात कर लिया जाए तो वो केरला से भी लड़े थे, अमेठी से भी लड़े थे, ठीक है, दुर्भाग्य रहा कि वो अमेठी हार गए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि वो दोनों जगह से जीत जाते। तो अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो एक ही सदन की 2 सीटें जीत जाए, तो भैया 2 सीटों से वो कार्य तो कर नहीं सकता है,
तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे जो है एक सीट से रिजाइन करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, अपना ऑप्शन चुनना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप लोकसभा की 2 सीटें जीत जाते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रांत ए से आप काम करोगे या प्रांत बी से आप काम करोगे। अगर आप बताते ही नहीं हो, ठीक है ना, अगर आप बताते ही नहीं हो तो आपकी जो दोनों सीटें होंगी ना, दोनों की दोनों खाली हो जाएंगी, आपको कहीं पे सर्विस देने को नहीं मिलेगा। समझ रहे? दोनों सदनों में चुने गए थे तो राज्यसभा रद्द होती, लोकसभा में काम करने को मिलता, लेकिन एक ही सदन की 2 सीटें अगर जीत गए तो आपको बताना पड़ेगा कि सर हम इस वाली से सेवा देंगे, मतलब हम इसमें रहेंगे, वो वाली सीट हम छोड़ते हैं। तो उसी सीट पर उपचुनाव करवाए जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। एक बात और समझिए कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो एक सीट कहां से जीत जाए, केंद्र से, और एक सीट जो जीत जाए वो कहां से, राज्य से, राज्य विधानमंडल से। देखो अभी ये वाली जो कहानी बताई ना कि दोनों सीटें चली जाएंगी, वो किसी भी एक ही सदन से है, मतलब कि चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, एक ही सदन का अगर 2 सीट जीत जाते हो आप तो आपको चूज करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों खाली हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक केंद्र से जीत गए हो और एक राज्य से जीत गए हो तो फिर 14 दिन का आपके पास समय रहेगा। 14 दिन के अंदर आपको यह बताना पड़ेगा कि आप कहां से सर्व करोगे, मतलब कि केंद्र में रहोगे या राज्य में रहोगे। अगर आप 14 दिन के अंदर ये नहीं बताते हो कि किस में रहोगे तो भैया आपकी जो केंद्र वाली सीट होगी वो खाली हो जाएगी, मतलब कि केंद्र वाली सीट में सेवा नहीं मिलेगी, आपको राज्य वाली सीट में ही सेवा देने का अवसर मिलेगा। समझ रहे हैं इस बात को? 3 कंडीशन है, थोड़ा सा डाउटफुल है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जब जब स्टेटमेंट में प्रश्न बनेगा तो आपको डाउट बनेगा इन सब बातों पे। मैंने पहली वाली बात जो करी, ठीक है, या एक और समझ लेते हैं तो फिर रिवाइज करवा देते हैं। दूसरा कहा गया कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, ये सब कहानी क्यों बताई जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक साथ दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता, दोहरी सदस्यता नहीं मिलेगी उसको। तो दोहरी सदस्यता मिलेगी तो ऐसे कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मैं अगर रिवीजन करवाऊं, मैं आपको थोड़ी सी बातें समझाऊं तो आपको यह बातें समझनी है कि अगर कोई व्यक्ति जो है पार्लियामेंट मतलब संसद के, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाए तो 10 दिन के अंदर उसे अपना कार्य करने वाला सदन चुनना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, राज्यसभा खाली हो जाएगी, उसे लोकसभा में कार्य करना पड़ेगा। दूसरे में कहा गया है कि यदि वो पहले से ही कहीं का मेंबर हो और वो कहीं और से चुनाव लड़ ले, तो अगर पहले से ही कहीं का मेंबर है और कहीं और से चुनाव लड़ रहा है, इसका मतलब तो स्पष्ट है ना कि आप पहले वाली सीट से संतुष्ट नहीं है, तभी तो आप दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं। और जब आप एक सीट के कहीं के पहले से मेंबर है और कहीं दूसरी सीट लड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी केंद्र और राज्य की बात नहीं हो रही, राज्य में हो तो दोनों राज्यों का मामला है और केंद्र का हो तो केंद्र का ही मामला है। तो यदि मान लीजिए आपको केंद्र में एक सीट मिली थी लेकिन आप राज्यसभा का भी चुनाव लड़ गए, लोकसभा के ऑलरेडी सदस्य थे, और आप राज्यसभा का भी चुनाव लड़ गए, तो जब आप एक सीट पहले से थे मेंबर और दूसरा चुनाव लड़ करके जीत लेंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहली वाली सीट पसंद नहीं थी, तो इसीलिए पहले वाली सदस्यता रद्द हो जाएगी और दूसरी वाली सीट पे काम करने का आपको मौका मिलेगा। क्लियर हो रहा है ना बात? तो अगर मान लीजिए वो कहीं का मेंबर नहीं है और एक साथ दोनों में चुना जाएगा तो उसे चूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पहले से किसी का मेंबर है और दूसरे सदन का चुनाव जीत जाएगा तो जो पहला वाला सदन होगा उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसकी सीट खाली मानी जाएगी। तीसरे में कहा कि यदि मान लीजिए आप एक साथ 2 सीटें जीत जाते हैं तो आप या तो चूज कर लीजिए, नहीं तो दोनों खाली हो जाएंगे। और अगर आप एक साथ एक केंद्र की जीत चुके हैं, एक राज्य की जीत चुके हैं, तो भैया बताओ 14 दिन के अंदर कि हम राज्य में सेवा देंगे या केंद्र में सेवा देंगे, नहीं तो केंद्र की सदस्यता नहीं मिलेगी, आप राज्य के सदस्य बने रहो। तो ये कहानी 3 स्टेटमेंट है जो आपको समझने होंगे, किससे संबंधित, आपको समझने होंगे दोहरी सदस्यता से संबंधित। मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई तो मैं कुछ ये बातें आपसे कर रहा था
मैंने आपको 3 कंडीशन समझाई थी। नंबर 1 का है कि आप कहीं के मेंबर नहीं हैं और आप क्या कर गए, दोनों सदन का मतलब है राज्यसभा या लोकसभा ना, यही दोनों सदन, इन दोनों सदन से चुनाव जीत जाएं। अगर आप दोनों सदनों से चुनाव जीत जाएंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप राज्यसभा से लड़ेंगे या राज्यसभा से सदस्य रहेंगे या लोकसभा से। आप नहीं चूज करते हो 10 दिन के अंदर तो आपकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी, आपको लोकसभा मिल जाएगी। शर्त नंबर 2 बताई गई कि अगर मान लीजिए आप पहले से सदस्य हैं किसी मेंबर के, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप पहले से सदस्य हैं किस मेंबर के, लोकसभा के मान लीजिए, और सदस्य रहते हुए आपने राज्यसभा का भी चुनाव जीत लिया ना, तो अगर सदस्य रहते हुए राज्यसभा का भी चुनाव जीत लिया तो इसका मतलब यह है कि आप जब पहले वाले से संतुष्ट नहीं थे, पहले वाली सीट से, इसीलिए आपने दूसरा चुनाव लड़ा है। तो अगर दूसरा जीत जाओगे तो फिर दूसरी वाली जो दूसरा वाला सीट होगा वो आपको मिल जाएगा और पहली वाली सीट जो होगी वो रद्द हो जाएगी। तीसरी शर्त मैंने आपसे ये बताई कि अगर मानो आप एक सीट केंद्र की जीत जाए, अभी कहीं के सदस्य नहीं है आप, लेकिन एक सीट केंद्र का इलेक्शन जीत जाए और उसी समय एक सीट राज्य का इलेक्शन जीत जाए, दोनों के इलेक्शन साथ में आप जीत जाए, केंद्र के भी और राज्य के भी, तो आपको ना 14 दिन के अंदर बताना होगा। नहीं बताओगे, अगर आप अपने निर्णय नहीं ले लेते हो तो क्या होगा, केंद्र वाली नहीं मिलेगी, फिर राज्य वाली तो मिलेगी, क्योंकि आप दोनों जगह से जीते हैं तो जो केंद्र वाली है वो रद्द हो जाएगी और राज्य वाली आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप एक ही सदन के 2 सीटों पर चुनाव जीत जाते हैं, अगर आप एक ही सदन के दोनों सीटों पर चुनाव जीते हैं, इसका मतलब यह है, मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो राज्यसभा में ही 2 जगह से जीत गए या लोकसभा में 2 जगह से जीत गए, तो आपको एक चूज करना पड़ेगा 14 दिन के अंदर। नहीं चूज करोगे ना, नहीं बताओगे तो दोनों की दोनों सीटें रद्द हो जाएंगी। तो ये 4 शर्तें हैं जो मैंने आपको समझाई कि आप दोहरी सदस्यता प्राप्त कर पाएंगे या नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो चारों शर्त आपको याद होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, ठीक है, और समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में दे देगा और आप लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे लगता है दोहरी सदस्यता का जितना भी बात था वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा भी डाउट और कंफ्यूजन बनता है तो करना कुछ एक काम है कि आपको इसी वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख लेना है, ठीक है ना, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। स्लो करके देख लो, स्पीड करके देख लो ना, सारी व्यवस्था तो यूट्यूब में दे रखा है। चलो अगर हम लोग आगे की बात करें तो जो सदस्य होते हैं उन्हें हम हटा भी सकते हैं, उन्हें हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, अयोग्य साबित कर सकते हैं, सदन से निकाल सकते हैं। तो जब हम किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो उसके कौन कौन से तरीके हैं, यह बात आपको समझना है। मान लीजिए एक अनुच्छेद है जिसे आप अनुच्छेद 106 कहते हैं, सॉरी 106 नहीं 102, ठीक है, अनुच्छेद 102। इस अनुच्छेद 102 के तहत किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब डिस्क्वालीफाई कैसे करोगे, ऐसे थोड़े कर दोगे कि भाई तुम्हारा मन कर रहा है कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है तो कर दोगे, नहीं, कुछ कारण होंगे। नंबर 1 कहा जाए कि वह वो योग्यता न रखता हो जिस पद का चुनाव जीत गया हो। अगर वो योग्य नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए वह संसद के उस सदन के नियम कानून को नहीं मानने को तैयार है, जैसे सदन लोकसभा का मेंबर है और लोकसभा के नियमों को नहीं फॉलो करना चाहता, तो भी आप उसे हटा सकते हैं ना। और अगर मान लीजिए कि आप चुनाव जीत गए और बाद में आपको पता चला कि आप अनसाउंड माइंड है, मतलब कि आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता तो जनसेवा कैसे करोगे, तो ये सब भी आधार हो सकते हैं जिससे कि आपको हटाया जा सकता है। इतना ही नहीं बच्चों, 1951 का जो एक प्रतिनिधि अधिनियम बना हुआ है कि जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेगा तो उसको मिनिमम कौन कौन सी शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ेगी, तो अगर उसके तहत भी वो योग्य नहीं है तब पर भी उसको सदन से हटाया जा सकता है। और सदन से जब भी हटाओगे तो किस अनुच्छेद के तहत हटाओगे, अनुच्छेद 102 के तहत हटाओगे। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, ठीक है।
अगर पूछ ले कि संसद के सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत, तो वो अनुच्छेद 102 है। मेरे बच्चों आगे अगर हम लोग बढ़े और देखें तो एक और तरीका है सदन से हटने का, वो है कि रिजिग्नेशन, रिजाइन कर देना अथवा क्या कर देना, त्याग पत्र दे देना ना। त्याग पत्र देकर के आप हट सकते हो। तो प्रश्न ये बनता है कि किसको त्याग पत्र देगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना अपने अध्यक्ष को दे देगा। अगर लोकसभा वाले को त्याग पत्र देना है तो वो किसको दे सकता है, लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर को दे सकता है। और अगर राज्यसभा वाले को त्याग पत्र देना है तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट, उनको दे सकता है। मतलब कि सदन के सदस्य अपने अध्यक्ष को इस्तीफा देकर के अपने पद को छोड़ सकते हैं। तो ऐसे भी पद खाली हो सकता है। इतना ही नहीं है, पद खाली होने का एक और मेथड है कि अगर आप सदन की कार्यवाही में अनुपस्थित रहेंगे बहुत दिनों तक, तो अनुपस्थिति के आधार पर भी आपके पद को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त दी गई है कि आप जो है 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहें। अब ये 60 दिनों का मामला जनवरी से फरवरी, ऐसे फरवरी से मार्च मत देखिएगा, ये 60 कार्यवाही दिवस होने चाहिए कि जो संसद 60 दिन चली हो और उस 60 के 60 दिन जो है 60 डेज जो है वो वह मेंबर सदन में गया ही ना हो। तो अगर 60 वर्किंग डेज आप सदन में नहीं जाते हो तो सदन आपको निकाल सकता है, क्योंकि आपने सदन में जो मेंबरशिप ली है एटलीस्ट उसमें आपको आना तो चाहिए। और अगर लगातार 60 दिनों की 60 काम वाले दिन भी नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस और आप कैंडिडेट बनने के काबिल नहीं। तो इस आधार पे भी आपकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिससे कि व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि मैंने अभी चर्चा की थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर कोर्ट कह दे कि ये जो इलेक्शन है ना वो रद्द होता है, जिस इलेक्शन से तुम जीते थे या जिस इलेक्शन से वह व्यक्ति संसद में आया था, अगर कोर्ट ही कह दे कि वो इलेक्शन ही खराब है या उस इलेक्शन को दोबारा करवाया जाएगा, तो जितने लोग जीते होंगे उनकी सीट खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और एक चीज और देखो भाई, अगर आपको जो हाउस का अध्यक्ष हो ना वही हटा दे, अब क्यों हटाएगा, तो मैंने कहा ना अयोग्य निकल जाओ, अनसाउंड माइंड निकल जाओ, कोर्ट कह दे कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं चलता है, झूठ बोल करके इलेक्शन जीत गए हो, 1951 का जो अधिनियम है उम्मीदवार की जो शर्तें हैं वो पूरी ना करते हो, एज दी गई हो जितनी उतने आप एज के ना हो, मतलब कुछ ना कुछ गलती करे होंगे, तो इस आधार पे भी हाउस आपको निकाल सकता है। एक और भी आपने पढ़ा होगा दल बदल कानून, ठीक है, जो दल बदल कानून है उसके आधार पर भी लोगों को हटाया जा सकता है। लेकिन यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो आप याद रखिएगा अनुसूची नंबर 10 उसकी बात करता है, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है और किसी भी व्यक्ति को दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन ये दल बदल कानून के आधार पर हटाने का अधिकार केवल और केवल किसको है, लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगर प्रश्न पूछ ले कि भैया हट तो वो त्याग पत्र देके भी सकते हैं, पार्टी का अध्यक्ष भी उनको हटा सकता है, लेकिन अगर कह दें कि वो व्यक्ति जो है वो दल बदल कानून के आधार पर हटेगा, तो अगर कोई व्यक्ति दल बदल कानून के आधार पर हटाया जाएगा तो उसको हटाने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए एक नोट है, आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 106 अनुच्छेद कहता है कि जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं ना उनको सैलरी, वेतन, भत्ते जो भी मिलेंगे ना वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात से कि जो वेतन और भत्ता होता है वो कहीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित ना कर दे, तो जो वेतन और भत्ते होंगे उसके कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और पार्लियामेंट के ही
डिसीजन पर उसको क्या मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे और उसकी सैलरी मिलेगी। यही से बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो भी सैलरी मिलती है किसी को भी मिलती है तो वो हमेशा कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है, मतलब कि संचित निधि से मिलती है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, इनका वेतन, उनका वेतन, और आपसे पूछ ले कहां से दिया जाएगा, तो हमेशा एक ही जगह से दिया जाता है, वो है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। राज्य की संचित निधि होगी अथवा केंद्र की संचित निधि होगी, लेकिन जो वेतन दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा, संचित निधि से ही दिया जाएगा। और बच्चों यहीं पे एक प्रश्न बनता है कि संचित निधि जो है वो किस अनुच्छेद में है। मैं कई बार इसको पढ़ाता रहता हूँ, 3 वीडियोस में 2 बार तो चर्चा हो ही गई है क्योंकि प्रश्न बनते हैं। तो संचित निधि 266 में है, 266 में है। और ऐसे ही एक और निधि होती है जिसे आप आकस्मिक निधि कहते हैं, और जो आकस्मिक निधि है बच्चों वह अनुच्छेद 267 में है। तो दोनों को ध्यान रखना भाई, संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में। यही से एक छोटी सी बात है जो मुझे लगता है आपको मुझे बताना चाहिए और आपको जानना भी चाहिए कि ये जो संचित निधि है, यहां से जो भी पैसा खर्चा होता है वो किसके कहने पर खर्चा होता है, संसद के कहने पर खर्चा होता है। तो संचित निधि से एक भी रुपए अगर खर्चे होते हैं तो किसके कहने पर खर्च होते हैं, वो होते हैं संसद के कहने पर। और संचित निधि से जो भी खर्चा होता है बच्चे वो 2 तरीके का होता है, एक तो संचित निधि से भारित और एक संचित निधि पर भारित, जिसे अंग्रेजी में चार्ज्ड ऑन और चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, संचित निधि से भारित का मतलब है संचित निधि से दिया जाएगा लेकिन अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी, संसद की। दिया तो संसद संचित निधि से ही जाएगा सारा पैसा, लेकिन वो संसद की अनुमति के बाद दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सुनते होंगे कि बहुत सारे अध्यापक होते हैं या राज्य के कर्मचारी होते हैं जिनके वेतन कई महीनों तक रुक जाते हैं, तो क्योंकि संसद उस पर मुहर नहीं लगाता कि इनका पैसा दिया जाना चाहिए, इसलिए जो है वो वेतन रुकते हैं, क्योंकि वो सारे वेतन संचित निधि से भारित होते हैं। मतलब संचित निधि से दिए जाएंगे लेकिन अनुमति की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे खर्च जो संचित निधि पर भारित होंगे बच्चों, पर भारित होने का मतलब है दिए तो संचित निधि से ही जाएंगे लेकिन अनुमति की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ेगी। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ये जो संवैधानिक जितने महत्वपूर्ण पद हैं, न्यायाधीश होते हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि इनका वेतन रुक गया है। इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि इनका वेतन रुकेगा तो सरकार को यह भय है कि हो सकता है इनकी जरूरतें पूरी करने के लिए ये भ्रष्ट ना हो जाए। अरे आप सोच के देख लो, अगर मान लो न्यायाधीश का पेट्रोल खत्म हो जाए, उसके पास पैसे न बचे, तो वो पेट्रोल पंप पे उधार लेगा कि नहीं लेगा? और अगर पेट्रोल पंप पे उधार लेगा तो पेट्रोल पंप वाला तो उसको उधार तुरंत दे देगा, क्योंकि उसको पता है तुम न्यायाधीश हो, आज नहीं तो कल हमारा भी तो काम पड़ेगा, कोई रिश्तेदार का या अपना कोई मसला फंसेगा तो पहुंच जाएंगे आपके पास, क्योंकि आप उधार पेट्रोल भराते हैं, पैसा नहीं रहता है तो भाई मेरी मदद भी करोगे। तो जो संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण पद है ना, इसीलिए उनको संचित निधि पर भारित कर दिया गया है कि उनके वेतन कभी रोके नहीं जाते। तो अगर पूछे कि संचित निधि से भारित क्या होता है, संचित निधि पर भारित क्या होता है, तो बस इतना ध्यान रखना, एक में अनुमति के बाद ही पैसा निकलेगा और एक में बिना अनुमति के डेट पर ही पैसा निकल करके उनके अकाउंट में चला जाएगा। मुझे लगता है आपको ये इतनी बातें बहुत क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम देखते हैं और भी चीजें जो संसद से जरूरी थी। अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों ये जो संसद वेतन देती है कर्मचारियों को ना, संसद के कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है वो किस अनुच्छेद के तहत संसद डिसाइड करती है? तो अनुच्छेद 106, अभी थोड़ी देर पहले ही तो नोट में पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये एक टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आप सुनते होंगे ना कि जो जिसकी सरकार चलती है वो पक्ष कहलाता है, सरकार पक्ष का आदमी होता है, और जो इलेक्शन नहीं जीतता है ना तो उसमें से कोई ना कोई विपक्ष बन जाता है। तो ये जो विपक्ष होता है इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि कोई भी पार्टी विपक्ष तभी बन पाएगी जब उसके पास कितनी सीटें कम से कम होनी चाहिए, 10% सीटें होनी चाहिए।
मतलब अगर राज्यसभा का विपक्ष बनना है तो राज्यसभा में 10 सीटें होनी चाहिए, लोकसभा का विपक्ष बनना है तो लोकसभा में 10 सीटें कम से कम होनी चाहिए। 10 सीटें नहीं, 10% सीटें। तो अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 550 वर्तमान में संख्या है, चूंकि एंग्लो इंडियन को तो हम लोग मनोनीत करेंगे नहीं, तो 550 का देखेंगे तो मिनिमम कितने लोग, 10% मतलब 55 लोग। अगर किसी भी पार्टी के पास 55 कैंडिडेट होंगे तभी वो लोकसभा का विपक्ष बन पाएगा, और अगर 55 से कम कैंडिडेट होंगे तो वह लोकसभा का विपक्ष नहीं बन पाएगा, क्योंकि कम से कम कितनी % सीटें होती हैं, 10% सीटें होनी आवश्यक है। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि ये जो विपक्ष होगा इसका जो मुखिया होगा उसे ही विपक्ष का नेता कहा जाता है। किसका नेता? विपक्ष का नेता कहा जाता है। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी होती है कि ये जो विपक्ष का नेता होता है ये उतना ही सुविधाएं प्राप्त करता है जितना कि एक कैबिनेट मंत्री। इसका मतलब है अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि विपक्ष का नेता जो है वो किसके समकक्ष होता है, तो विपक्ष का नेता किसके समकक्ष होता है? वह कैबिनेट मिनिस्टर के समकक्ष होता है, उतनी ही सुविधाएं प्राप्त करता है जितनी की कैबिनेट मंत्री को मिलती है। और विपक्ष बनने के लिए कितने % सीटें होनी चाहिए बच्चों? बोलो। 10% होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं। अब सोचो अगर 10% सीटें ना हो पाए तो गठबंधन में विपक्ष बनता है, तो कई पार्टियां मिल करके विपक्ष बना सकती हैं और सर्व स्वीकृत जो उसका नेता होगा वो विपक्ष का नेता कहलाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देख सकते हो दूसरी बार, अन्यथा एक काम करो आप कमेंट बॉक्स में रखो अपनी बात, ठीक है ना, और मैं उस बात का रिप्लाई आपका कमेंट में भी करूंगा। और अगर वो बहुत विशेष बात होगी जो कमेंट में नहीं समझा सकेंगे तो हम फिर उसे आपके अपने अगले वीडियोस में जरूर ले लेंगे और आपको वो चीजें समझा देंगे, ठीक है ना। तो सारे के सारे वीडियोस को फॉलो करते रहो। देखो अभी तो एक दिन गैप करके आ रही ना ये सीरीज, कल या परसों, मतलब कि अगले जो वीडियो आएंगे परसों, उसके बाद ये लगातार सीरीज हो जाएगी। अब हम लोग यूपीएसआई के पहले कोशिश करेंगे, एग्जाम के पहले, ठीक है ना, 10-12 दिन के अंदर हम लोग पॉलिटी की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट करके आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपका बेनिफिट हो सके, ठीक है। सीरीज को जरूर फॉलो करते रहिए और आपके और भी जो दोस्त हो जो पढ़ना चाहते हो उन्हें बताते रहिए, ठीक है ना। एक टर्म बहुत बार पूछा जाता है विप ना, विप को हिंदी में ऐसे ही पूछ लेता है सर कभी कभी पेपर, या कभी कभी ऐसा विप करके पूछ लेता है, ठीक है। जैसे ना कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, विप नहीं है वो, विप ही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कुछ भी पूछे, विप क्या होता है तो मैं बोलूंगा यह एक राजनीतिक आदेश होता है। कैसा आदेश? राजनीतिक आदेश। राजनीतिक आदेश का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे कोई पार्टी का अध्यक्ष अगर ये कहे कि हमारे सारे के सारे जो मेंबर हैं पार्टी के वो फला व्यक्ति को वोट करेंगे, तो अगर पार्टी के अध्यक्ष ने कोई आदेश जारी किया कि हमारे सारे उम्मीदवार इसको वोट करेंगे, तो यह हुआ ना एक राजनीतिक आदेश। तो इसीलिए जो विप होती है ना वो पार्टी लाइन की एक आइडियोलॉजी होती है। जो राजनीतिक दल होते हैं वो विप इशू करते हैं और विप के माध्यम से अपने सदस्यों को बताते हैं कि तुम किसको वोट करोगे अथवा किसको वोट नहीं करोगे। अगर मान लीजिए कि आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष की बात नहीं मानते हैं तो आपने तो विप का उल्लंघन कर दिया, और अगर आप विप का उल्लंघन कर देते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि आपने पार्टी की बात नहीं मानी, आपने पार्टी की बात नहीं मानी। और आप पार्टी की बात नहीं माने तो एक्चुअली आपने क्या कर लिया? क्रॉसिंग द फ्लोर कर लिया, आप दूसरे घर में चले गए। इसका मतलब है कि आपने पार्टी की बात नहीं मानी। तो पूछा जाता है कि क्रॉसिंग द फ्लोर क्या है? तो क्रॉसिंग द फ्लोर कुछ और नहीं है, जब कोई एक राजनीतिक दल का व्यक्ति अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग कार्य कर देता है तो उसे बोलते हैं कि वो फ्लोर को क्रॉस कर गया है, ठीक है, जिसके आधार पर वह राजनीतिक दल का अध्यक्ष उस व्यक्ति को पार्टी से निकाल भी सकता है अथवा निष्कासित भी कर सकता है, ठीक है। ये बातें आप समझ
गए होंगे मुझे लगता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि संसद से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। एक दिन लोकसभा पढ़ा हमने, एक दिन राज्यसभा पढ़ा, एक दिन बेसिक पढ़ा था सबसे पहले, आज दोहरी सदस्यता पढ़ी, आपको मैंने बताया व्हिप क्या होता है, आपको मैंने और सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। तो ये कैसे ये कंटिन्यू चल रहा है, 5 वीडियोस या 6 वीडियोस भी लगेंगे तो हम डिटेल में इस पूरी संसद के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, भगाना नहीं है, और आपको हर वो चीज बतानी है जिससे कि पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप करके ही हो। एक होता है पार्लियामेंट, मतलब संसद के जो सदन होते हैं वो सत्र होते हैं। सेशन का मतलब क्या होता है, सत्र। तो अभी हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है किसके बारे में, संसद के सत्र के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा की बैठकें होती हैं या संसद की बैठकें होती हैं। मैंने आपको दूसरे ही लेक्चर में बताया था कि जो संसद के सत्र होते हैं उनको बुलाता राष्ट्रपति है, समाप्त भी राष्ट्रपति करता है। तो ये सब बातें आप जानते हैं, तो वही मैं सत्र की बात करने चल रहा हूं कि हमारे यहाँ भी क्या होते हैं, संसद की बैठकें होती हैं, संसद के सत्र होते हैं। और जो संसद का सत्र होता है बच्चे, जिसको बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। और हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि हमारा जो 2 बैठकें होंगी, मतलब 1 और 2, साल भर में जो बैठकें होंगी 2, उनके बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होगा। तो हमारे संविधान में ये नहीं लिखा है कि दो बैठकें होनी चाहिए साल भर में, लेकिन संविधान में लिखा है कि 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होगा। तो भाई जरा 12 महीने में कैलकुलेट कर लो कि अगर 6 महीने का गैप नहीं करना है तो कम से कम साल भर में कितनी बैठकें करनी पड़ेगी, 2 बैठकें करनी पड़ेगी। अगर आप 2 बैठक नहीं करोगे तो फिर ये जो 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप है ना, वो तो गलत हो जाएगा, 6 महीने से ज्यादा का गैप हो सकता है। तो मिनिमम 2 तो करना जरूरी है साल भर में। अधिकतम राष्ट्रपति का मन है वो ज्यादा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, विशेष बैठकें कई बार बुला ली जाती है। तो कम से कम 1 साल में कितनी बैठकें होना जरूरी है, 2 बैठकें। और 2 बैठकों के बीच में कितने महीनों का अधिकतम गैप हो सकता है, तो आप कहोगे सर 6 महीनों का अधिकतम गैप हो सकता है। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए हमने क्या करा ना अपने देश में कि 3 बैठकें हम लोग अक्सर करते हैं हमेशा। ये तो स्पेशल सेशन है, वो तो राष्ट्रपति बुला सकता है जब भी प्रधानमंत्री लोग चाहें किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ सामान्यतः 3 बैठकें होती हैं। एक बजट सत्र चलता है जो कि फरवरी और मई में चलता है। ठीक है, बजट पर चर्चा करने के लिए, और ये सत्र सबसे लंबी अवधि का सत्र माना जाता है। सबसे ज्यादा दिन यही बजट सत्र ही चर्चा में रहता है और यह चलता भी है। बजट सत्र ही जो है ना वो साल का पहला सत्र होता है। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक जो होती है उसका संबोधन कौन करता है, राष्ट्रपति। तो प्रश्न यह भी पूछता है कि कौन सा ऐसा सत्र है जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के संबोधन से होती है, तो वो सत्र कौन सा है, बजट सत्र, चूंकि साल भर का पहला सत्र है और पहले सत्र की शुरुआत कौन करेगा, राष्ट्रपति संबोधन करेगा, इसीलिए इसकी शुरुआत हमेशा राष्ट्रपति के संबोधन से होती है। दूसरा सत्र कौन सा है, मानसून सत्र, महीने याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा सत्र कौन सा है, शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, नवंबर और दिसंबर में। अब आपको ये लग रहा होगा ये दोनों के दोनों जो है वो 2 ही महीने लिखे हुए हैं, तो बड़ा और छोटा कैसे डिसाइड करें, ये ध्यान रखिएगा। सबसे कम अवधि का होता है शीतकालीन और सबसे बड़ी अवधि का होता है मानसून, वो बजट सत्र। तो 3 बैठकें हमारे यहाँ होती हैं, बजट सत्र होता है और मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। इनमें सबसे लंबी अवधि का सत्र कौन सा होगा, बजट सत्र होगा। सबसे कम अवधि का सत्र कौन सा होगा, शीतकालीन सत्र होगा। ठीक है, और बीच वाला पूछेगा तो बता ही लो। स्पेशल सेशन का मतलब है अचानक से अगर आवश्यकता पड़ जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा और राष्ट्रपति बुला देगा। ठीक है, तो विशेष बैठकें भी आ सकती हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो इतनी बातें आपने संसद के बारे में जानी। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट किया करिए, बताया करिए। ठीक है, कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छा है, खराब है, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आप जरूर दिया करिए। ठीक है, प्रतिक्रिया में अगर आप कुछ नेगेटिव प्रतिक्रिया भी देते हैं तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे।
या हम और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपको चीजें और बेहतर होकर के मिले। ऐसे ही अपडेट होते होते चीजें बेहतर बनेगी। ठीक है, एक और टर्म देखिए, सदन को स्थगित करना। एडजर्नमेंट का मतलब हो गया स्थगन। तो देखो दो बात ध्यान रखना कि संसद को आह्वान कौन करता है? आह्वान मतलब बुलाना, राष्ट्रपति। और संसद को आहूत कौन करता है? आहूत मतलब समाप्त करना, ये भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन संसद को स्थगित कौन कर सकता है? ठीक है ना, तो वो हमेशा और हमेशा कौन करता है? वो उस सदन का जो अध्यक्ष होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, बुलाने का और समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसको स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अथवा राज्यसभा के अध्यक्ष के पास होता है। स्थगित करने का मतलब समझ रहे होंगे ना, जैसे मान लीजिए कि आज से सदन चालू हुआ और शाम के 6 बजे के बाद आज कार्यवाही रोकी जाती है, तो वो जो अध्यक्ष होगा वो बोलेगा कि नाउ द सेशन इज पोस्टपोन्ड फॉर टुडे एंड वी शैल कंटिन्यू टुमारो। लेकिन वो जैसे मान लीजिए आज सदन का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन वो एक शब्द का प्रयोग करता है, नाउ द सेशन इज पोस्टपोन्ड फॉर साइन अ डाई। तो पेपर में पूछा हुआ है कि ये साइन अ डाई का मतलब क्या होता है? तो साइन अ डाई का जो मतलब होता है, इसका अर्थ है अनिश्चित काल के लिए। क्योंकि देखो समाप्त करने का अधिकार तो नहीं है ना अध्यक्ष को, समाप्त तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो जब अंतिम दिन बैठक होगी तो वो यह कह करके समाप्त करेगा कि आज से सेशन अनिश्चित काल के लिए रोका जाता है। ठीक है, तो अनिश्चित काल के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसका क्या बोलते हैं? साइन अ डाई। ठीक है, ये याद भी दिया भी है, साइन अ डाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक, ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाती है, आप वहां पे देख सकते हैं, वहां पे ले सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, टीसीएस पाठशाला के नाम से है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी है। ठीक है, सदन में कौन सा विधेयक होता है जो रद्द होता है और कौन सा विधेयक होता है जो रद्द नहीं होता है? अच्छा, ये रद्द होने की कहानी क्यों कर रहे हैं? जैसे मानो कि कोई एक सरकार है ना जो चल रही है अभी, जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार चल रही है और कल मान लीजिए बीजेपी की सरकार ना रहे, तो कई सारे ऐसे विधेयक होंगे ना जो बीच में अटके होंगे, पारित नहीं हुए होंगे। कोई राष्ट्रपति के पास रुका होगा, कोई राज्यसभा में रुका होगा, कोई लोकसभा में रुका होगा। तो कब ये बिल समाप्त हो जाएंगे और कब ये बिल बचे रह जाएंगे, इस बात की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशन को देखिए, कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए एक बिल जो है, अगर मान लीजिए एक जो बिल है मतलब जो विधेयक है वो लोकसभा में प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, और वो लोकसभा में ही रह गया है और कहीं नहीं जा पाया। तो जो सरकार थी उसी ने बिल लाया था और वही बिल वहीं पर लोकसभा में ही रह गया और सरकार गिर गई। तो जब कोई विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत हुआ और लोकसभा में ही रह गया, तो जब सरकार गिरेगी तो वो बताओ रहेगा या समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नई सरकार आएगी तो पुरानी सरकार का बिल थोड़ी ना चर्चा में करेगी, फिर अपने विधेयक खुद ले आएगी। तो एक कंडीशन कि लोकसभा से ना प्रस्तुत हुआ और लोकसभा में ही रह गया, पेंडिंग है, अभी चर्चा नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, तो वो लैप्स कर जाएगा। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए एक बिल जो है ओरिजिनेट हुआ और पास हो गया, कहां से? राज्यसभा से, मतलब कि राज्यसभा में ही प्रस्तुत हुआ और राज्यसभा में ही पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में पेंडिंग रहा। राज्यसभा से पारित हो गया लेकिन लोकसभा में पेंडिंग रहा। लोकसभा अगर पारित कर देती तो वो कानून बन जाता, राष्ट्रपति के पास जाता, हस्ताक्षर होता और वो कानून बन जाता।
लेकिन राज्यसभा में पारित है लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो सकता और सरकार गिर गई तो वह विधेयक भी लैप्स हो जाएगा, मतलब कि समाप्त हो जाएगा। तीसरी कंडीशन देखिए कि एक बिल है जो ओरिजिनेट और पास हुआ कहां से, लोकसभा से, मतलब कि लोकसभा में ही उसका ओरिजिनेशन हुआ, वहीं से वो बना और वहीं पे पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में लंबित है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन में जो बिल होगा वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, मतलब कि समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपसे एक कंडीशन में दे देगा, स्टेटमेंट में दे देगा, और आप अगर नहीं याद रखोगे, नहीं समझे रहोगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी। कब कब बिल जो है वो रद्द हो जाता है और कब बिल जो होता है वो रद्द नहीं होता है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कब बिल रद्द नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी भी तीन कंडीशन है, इसको भी समझिए। जैसा कि कहा गया है, ठीक है, अभी क्लियर होगा। जैसा कि कहा गया है कि एक बिल जो है वो राज्यसभा में पेंडिंग है, लेकिन अभी वो लोकसभा द्वारा पास नहीं हुई है। ध्यान दो, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा, तो वो बिल राज्यसभा में ही आया है, अभी उस पर चर्चा नहीं हुआ है, वो पास भी नहीं हुआ है लोकसभा से, अभी वहां पर पेंडिंग है। तो राज्यसभा में वो चीज पेंडिंग है, ना राज्यसभा से पारित हुआ है ना लोकसभा से पारित हुआ है, तो नई सरकार आने पर भी वो रद्द नहीं होगा, क्योंकि नई सरकार आएगी तब राज्यसभा उस पर चर्चा करके फिर लोकसभा के पास भेजेगा और जो निर्णय होगा वो होगा। तो कंडीशन नंबर 1। शर्त नंबर 2 है कि यदि किसी एक बिल के लिए राष्ट्रपति ने कह दिया है कि एक संयुक्त बैठक आएगी, जैसे मान लीजिए कोई बिल है और उस पर राज्यसभा लोकसभा आपस में एक मत नहीं हो पा रही है और राष्ट्रपति ने कह दिया है कि इस बिल पर संयुक्त बैठक निर्णय लेगी, तो अब चाहे सरकार गिर ही जाए, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति कह चुका है कि संयुक्त बैठक इसका निर्णय लेगी, तो वह बिल लैप्स नहीं होगा, मतलब वह बिल समाप्त नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है कि एक विधेयक है और वो जो विधेयक है वो दोनों हाउस से पास हो चुका है, मतलब कि लोकसभा से भी पास हो चुका है और राज्यसभा से भी पारित हो चुका है, लेकिन अभी राष्ट्रपति की जो सहमति है वो पेंडिंग है, मतलब कि दोनों सदन ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास बिल रखा हुआ है और सरकार गिर गई, तो बिल लैप्स नहीं करेगा, मतलब कि समाप्त नहीं होगा। अगली बात को ध्यान रखिए कि कहा गया है कि एक बिल जो है वो दोनों सदनों द्वारा पास हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति ने ना उसे पारित ना करके क्या कर दिया है, पुनर्निर्वाचन, पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को वापस कर दिया है। फिर से लोकसभा से कोई बिल पारित होता है, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से होकर के वो कहा गया, राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उस पर हाँ ना करके बल्कि उसे पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में भेज दिए। तो जब राज्यसभा में पुनर्विचार के लिए भेजता है राष्ट्रपति, तो चाहे लोकसभा भंग ही हो जाए वह बिल रद्द नहीं होगा। तीन शर्तें हैं, थोड़ा याद करना कठिन है, बट एक दो बार वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि कैसे आप इन शर्तों को याद कर सकते हैं, तो आसान होगा। ठीक है, पेपर में आते हैं इसलिए डिस्कस करना जरूरी है, कब बिल समाप्त हो जाता है और कब बिल समाप्त नहीं होता है। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो एक छोटा सा टर्म है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी सदन, मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसकी कार्यवाही तभी चलेगी जब उसका कोरम पूरा होगा। तो कोरम अगर कभी भी कोई पूछे कोरम कितना होता है, तो हमेशा उत्तर उसका 1/10 लगा दीजिएगा। ये उत्तर, ये प्रश्न कभी लोकसभा राज्यसभा से पूछा जाता है और कभी कभी न्यायाधीशों से पूछा जाता है कि न्यायाधीशों की बैठक कब होगी, तो भैया जब कोरम होगा तभी होगी। इसका मतलब कोरम कितना होना चाहिए, कोटा कितना होना चाहिए, कम से कम कोरम कितना होना चाहिए, 1/10। इसका मतलब अगर 550 लोग हैं कुल लोकसभा में, तो कम से कम 55 लोग रहेंगे, तभी सदन चलेगा, नहीं तो सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी। ठीक है, बताओ भाई, कोई दिक्कत हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो बताइए। तो अगर कोई कोरम पूछे तो कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं कि कल वाली क्लास में, चूंकि लंबी क्लास हो जाएगी, आप लोग को भी थोड़ा वो लगेगा, तो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे
सदन में उसके वर्किंग आवर क्या क्या होते हैं, ये प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होते हैं, प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अथवा शून्यकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कौन सा काल सरकार को डराने वाला काल है, या सरकार सबसे ज्यादा भयभीत किस काल में रहती है, अथवा ये शून्यकाल की ओरिजिन क्या है, भारत की देन है, ठीक है, क्या है पूरा शून्यकाल का मतलब, क्यों शून्यकाल लाया गया, संविधान संशोधन कब होता है, या निर्माण प्रक्रिया संविधान की कब होती, ठीक है। तो ये 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बाद तक जहां तक कार्यकाल चलता है, सदन का कार्यवाही चलती है, तो वो कितने काल में बांटा गया, कितने घंटों में डिवाइड किया गया, तो हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे बट कल वाली क्लास में, ठीक है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लोगों में शेयर करिएगा, लोगों तक आगे बढ़ाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, शर्त बस इतनी है अपने सजेशन के साथ, ठीक है। आपका सजेशन जरूर महत्वपूर्ण है, आप बताएंगे तो हम उसे फिर से कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।